हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बात करते हैं मूल अधिकारों की या मौलिक अधिकारों की। जो सीरीज मौलिक अधिकार की चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं और हम लोग बहुत तेज़ी से कवर करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज़ थोड़ा सा सीरीज़ को तेज़ी से करिए और प्रयास करिए कि छोटे वीडियोज़ आएँ। पेज बाय पेज ही करिए, 1 पेज 1 वीडियो फॉर्मेट में या 2 पेज 1 वीडियो फॉर्मेट में। तो हम कोशिश करेंगे या तो 1 पेज 1 वीडियो फॉर्मेट रहे या तो 2 पेज 1 वीडियो फॉर्मेट रहे। चलिए, ग्रहण के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के संबंध में, तो ग्रहण के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के संबंध में क्या है? अनुच्छेद 13। ग्रहण के सिद्धांत जब भी आए या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का संबंध आए, ये किससे है? अनुच्छेद 13 से संबंधित है। अनुच्छेद 13 में क्या है सर? देखिए, मौलिक अधिकारों से जो भी कुछ असंगत होगा, कोई भी कानून जो आज़ादी के पहले का है, जो आज़ादी के समय का था या अब भी बनाया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अधिकार है कि क्या करेगा? उसको वो अल्पीकरण कर देगा, कम कर देगा, छोटा कर देगा, उस पर कैंची चला देगा या उसको क्या कर देगा? शून्य घोषित कर देगा। ठीक है, अनुच्छेद 13 में किसी भी मौलिक अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों को क्या किया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, तो विरोध करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, हड़ताल करने का अधिकार भी नहीं है। ठीक है, हाईकोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट ये हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, फिर विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं। मैंने आपसे कहा था कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 इनमें जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है, केवल भारतीयों के लिए है। ठीक, विदेशियों को नहीं है ये। तो ये आपके 19 में था अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ये विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद, देखिए प्रस्तावना में जो प्रयुक्त समाजवाद शब्द है को इस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। देखिए, ये अनुच्छेद 14 और 16, मैं इस सेंटेंस को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक वर्ड है समाजवाद, समाजवादी। अगर हम समाजवाद शब्द को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का समान कार्य के लिए समान वेतन का जो मौलिक अधिकार है वो परिभाषित करने की शक्ति वहाँ से प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या है? ये डीपीएसपी का पार्ट है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन ये मौलिक अधिकार नहीं है, डीपीएसपी का पार्ट है और आर्टिकल 39D में इसका जिक्र किया गया, 39D में। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है किसे? समता के अधिकार को। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समता के अधिकार को। ठीक, संविधान में प्रत्याभूत है, क्या प्रत्याभूत है? सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की बात यहाँ पे की गई है, प्रत्याभूत है ये सामाजिक समानता। फिर शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण जो है वो संविधान के अनुच्छेद 15(4) से परिभाषित है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शिक्षण संस्थानों में एससी और एसटी को के पक्ष में जो भी स्थानों का आरक्षण है, जो भी उनकी सीटें रिजर्व की गई हैं, वो संविधान के अनुच्छेद 15(4) में उसका जिक्र है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 15(4) में। आगे देख लेते हैं, लोक नियोजन। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता, ये कहाँ कहा गया? अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में। मतलब कि लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियों में भारत के सभी नागरिकों को क्या मिलेगा? अवसर की समानता मिलेगी। ये अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में कहा गया है। फिर भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन कौन से? अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21 और 22, ये चारों जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, इस चीज को ध्यान रखना, राइट टू फ्रीडम। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? मृत्यु का अधिकार। ये मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 21 में, आपको ध्यान रखना है, बहुत व्यापक है। अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर क्या प्राप्त होता है? विदेश यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो अनुच्छेद 21 में ही कहा गया है विदेश यात्रा का अधिकार या विदेश जाने का अधिकार, अनुच्छेद 21 में। और अगर अनुच्छेद 19(1) के क्लॉज डी को पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 से मिलाकर, तो क्या मिलेगा? विदेश यात्रा का अधिकार। जिस बाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(I)G
19 1G का उल्लंघनकारी नहीं है। तो ये किसका है? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। आपको याद ये रखना है, ओम प्रकाश बनाम जो उत्तर प्रदेश वाला केस था, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश वाला जो मामला है, यह 2004 का मामला है, 2004 का। ठीक है, इसमें यही कहा गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो अंडे बेचने पर जो लगाया गया निषेध था, ये संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघनकारी नहीं है। ठीक है ना, 19 के क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज जी है, इसका उल्लंघनकारी ये नहीं है। आगे देख लेते हैं, हमारे संविधान में एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार की गारंटी कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 22 के खंड 1 में कहा गया है, जैसे मान लीजिए किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसको अधिकार है जानने का कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है और किस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया गया, सब कुछ उसे बताना पड़ेगा। ये उसका मौलिक अधिकार है और ये कहाँ जिक्र है इसका? अनुच्छेद 22 के खंड 1 में। अच्छा, आगे देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। तो अनुच्छेद 22 को जो है भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध किस माद में कहा था? A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यपाल। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था, किस मामले में? A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में। ये वाद कब का है? तो आपको इसमें याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को क्या कहा है? एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है, क्या उल्लंघित होता है? अनुच्छेद 23, यानी कि श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी चाहिए या जो चीज़ें होती हैं अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में किस चीज़ का जिक्र है? कि मानव तस्करी नहीं होगी और जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है ना, वही सब चीज़ें हैं। मतलब कि मेहनताना नहीं देना, मतलब कि बिना मजदूरी के कोई अगर काम करवा रहा है किसी से, सब अनुच्छेद 23 में है। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं। वह अनुच्छेद 23, उसको बता चुका हूँ पहले ही। संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है, तो अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। ये क्या है? एक मूल अधिकार है। इसे 21 क्लॉज ए में जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार में नहीं थे जो प्राथमिक स्तर के तक के बच्चे, मतलब कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये बात कही गई है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू आया था? 2009 में। लागू कब हुआ था? 2010 में, अप्रैल 2010 में। ठीक है, धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आपको पता होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में का जिक्र किया गया है। 25 में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, तो मानना और उससे संबंधित जो भी क्रियाकलाप है वो कर सकता है। मतलब मानना और मनाना कहाँ पर है? 25 में है। 26 में क्या है? मैनेज करना, प्रबंध करना, अपने धार्मिक संबंधी मामलों को क्या करना? प्रबंधित करना, उसको मैनेज करना। वो कहाँ? 26 में। 27 में यह है कि धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। और 28 में कहा गया कि धार्मिक शिक्षा के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में क्या आता है? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अगर कोई पूछे कि मूल अधिकार क्या प्रवर्तनीय है? हाँ, प्रवर्तनीय है। अगर आप कोर्ट गए, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो कोर्ट इसे लागू करवाएगा, कोर्ट से लागू करवा सकता है, ये प्रवर्तनीय है। जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है, वो प्रवर्तनीय नहीं है। उनकी मौलिक अधिकार क्या है? ये प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय होने का मतलब ये होता है कि इसे कोर्ट लागू कर देगा, कोर्ट के द्वारा इसे लागू करवाया जा सकता है। कौन से कोर्ट? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने माह तक रखा जा सकता है? 3 माह तक। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने तक रखेंगे? 3 माह तक। ठीक है, उसको बोलते हैं हिंदी में निवारक निरोध। मतलब कि आपने भी जुर्म नहीं किया है, जुर्म करने के पहले ही
अब क्या किया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि इसका उद्देश्य क्या होता है कि अपराध करने से अपराधी को रोकना है। कोई व्यक्ति कोई अपराध करे उसे रोकने के लिए क्या करते हैं, निवारक निरोध वाली बात है, जो किसी भी को बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाकर अधिकतम 3 माह तक रखा जा सकता है, हालांकि इसे बढ़ा भी सकते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है, एक वैधानिक अधिकार है। आपको पता है अनुच्छेद 300 क में से जोड़ दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, मोरारजी देसाई की सरकार थी, जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे कहाँ जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 300 क में से बना दिया गया विधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार। ठीक, अब अगला पेज हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।